वेलकम फ्रेंड्स। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थर्ड प्रिंस कहता है इस बार ये ठीक से काम किया, मैं तो लगभग वापस ही नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी प्रिंसेस इवान से मिलना काफ़ी ज़रूरी था। जिस दिन से फ्लिक्स की मदर बेहोश हुई थी उस दिन से फ्लिक्स के लिए इम्पीरियल पैलेस ऐसी जगह बन गया जहाँ से उसे भागना था। एक प्रिंस का जीवन जिसने अपना पद खो दिया वो हमेशा मौत के कगार पर रहता है। एंड थर्ड प्रिंस मन में कहता है कुछ लोग सोचते हैं कि यदि आपके पास कोई पद नहीं है तो आपको बस एक बनाना होगा, उन लोगों को कुचलकर जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की थी और सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अगर मैं सीधे तरीके से कहूँ तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और जिसने भी मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की उन सभी को उसने अपने रास्ते से हटा दिया। और इसके अलावा मेरे पास वीकनेस भी है और कोई कहता है कि मुझे पावर लेना चाहिए तो ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे मुझसे कहा जा रहा हो कि मैं एक खूंखार जानवर के खिलाफ बिना किसी हथियार से लड़ूं और उसके साथ ही मेरे हाथ पांव भी बंधे हुए हो। सो भाग जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था, कम से कम हम जीवित तो रहेंगे। मैंने बहुत मुश्किल समय देखा है और फाइनली मुझे अपनी मदर के साथ भागने का एक रास्ता मिल गया और उसी समय दो ड्यूक मुझे ढूंढते हुए आए और परिस्थिति काफ़ी हद तक बदल गया। मैं दोनों ड्यूक्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहा। जो इस एम्पायर के दो पंख है, मेरी जो कमजोरी थी अब वो कमजोरी नहीं रही, ये सिचुएशन का कंप्लीट विद्रोह था। अब मैं इम्प्रेस को उखाड़ कर फेंक सकता हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना होगा ये स्पष्ट है। सो दोनों ड्यूक्स, प्रिंस और यहाँ तक कि इम्प्रेस की नज़र एक ही पर्सन पर टिकी है और वो है प्रिंसेस इवान आर्जेंथोस। मुझे उसे अपने अभियान में शामिल करना है। हालांकि इन कारणों के बावजूद भी वो मेरे लिए एक कीमती पर्सन है जिसके साथ जुड़ना मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक साइड रखना होगा। इम्प्रेस का सामना करने के लिए मुझे पहले से भी अधिक कठोर बनना होगा। द नेक्स्ट सीन में हमें फव्वारे का सीन दिखाया जाता है। इवान वहाँ पर बैठे मन में सोच रही थी आखिर वो कहाँ चला गया, उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। एंड इरिटेट होते हुए कहती है क्या अब मुझे स्कॉट नाइट की भी चिंता करनी होगी। ओके फाइन, अब तुम अकेले ही आ जाना, मैं घर वापस जा रही हूँ। देन तभी पीछे से ड्यूकियल्स आते हैं एंड अपनी कोट से इवान को कवर करते हैं। देन इवान को लगता है कि उसका स्कॉट नाइट वापस आ गया है। देन गुस्से से कहती है मिस्टर रॉडेन आखिर तुम इतने लेट क्यों आए। एन उसे ध्यान से देखती है तो वो ड्यूकियल्स होते हैं। देन ड्यूकियल्स कहते हैं मिस्टर रॉडेन ये आदमी कौन है प्रिंसेस इवान। देन इवान कहती है वो मेरा नाइट है। देन ड्यूकियल्स जेलस होते हुए कहते हैं आखिर कितनी मछलियाँ तुम्हारे तालाब में हैं। एंड इवान ड्यूक के मुंह से ये बातें सुनकर दंग रह जाती है एंड कहती है क्या तालाब। एंड मन में कहती है क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रही हूँ। देन ड्यूकियल्स घबराते हुए कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। देन इवान कहती है वेट तुमने क्या कहा, मेरे तालाब में रोडेन और मैं। देन ड्यूकियल्स कहते हैं भूल जाओ मैंने गलती की है। देन इवान कहती है बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैटर को क्लियर करते हैं। सो आप ऐसा क्यों सोचते हैं भला। देन ड्यूकियल्स पैनिक करने लगते हैं एंड इवान की तरफ देखते हैं एंड शर्माते हुए कहते हैं क्योंकि प्रिंसेस इवान काफ़ी ब्यूटीफुल और चार्मिंग है और वो सभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो कुछ भी नहीं जानती। एंड इवान मन में कहती है सो तुम्हारा मतलब है मैं अनजाने में ही पुरुषों को आकर्षित कर लेती हूँ और उन्हें भ्रमित कर देती हूँ। ये एक ऐसा बयान है जो अपमानजनक है, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है और वो पूरे टाइम यही समझते आ रहा है और अब मेरे आसपास के लोगों से जेलसी हो रही है उसे। देन ड्यूक घबराते हुए कहते हैं प्रिंसेस इवान
मुझे माफ़ करें, मैंने वो चीज़ें कही जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल हुई। देन इवान कहती है, रूड, क्या तुम्हारे पास टाइम है? देन ड्यूकियल्स कहते हैं, हाँ बिल्कुल है, अगर प्रिंसेस इवान चाहे तो मैं हमेशा समय निकाल सकता हूँ। देन इवान कहती है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? जो फेस्टिवल है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेस्टिवल का सीन। कपल हाथ पकड़कर फेस्टिवल में जा रहे थे एंड ड्यूकियल्स इवान की तरफ देखते हैं एंड उसके हाथों की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं, तुम ही वो पर्सन थी जो सबसे पहले हाथ बढ़ाई और जैसे ही भीड़ हुई तुमने अपना हाथ हटा लिया और अभी तक तुमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि ये सिर्फ मछली पकड़ने का मैदान नहीं था। एंड इवान दो स्ट्रॉबेरीज फूड परचेस करती है एंड ड्यूकियल्स मन में कहते हैं, आई गेस कि मैं तुम्हारे बहुत सारे मछलियों में से एक मछली हूँ। मुझे लगा कि मैं ये बात एक्सेप्ट कर लूँगा। देन तभी इवान कहती है, क्या तुमने कभी भी इस तरह की जगह पर बिकने वाली किसी भी चीज़ों को ट्राई किया है? देन ड्यूकियल्स अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और कहते हैं हाँ, और उसके हाथों को पकड़ते हुए उस फूड को ट्राई करते हैं और कहते हैं डिलीशियस। एंड ये सुनते ही इवान ब्लश करने लगती है एंड ड्यूकियल्स मन में कहते हैं, जब मैं तुम्हारे करीब जाता हूँ तो तुम मुझे खुद से दूर नहीं करती और इससे मुझे तुम्हें पूरी तरीके से अपने पास रखने की इच्छा होती है। देन ड्यूकियल्स पूछते हैं, इवान, क्या तुम अक्सर ये चीज़ें खाती हो? देन इवान शर्माते हुए कहती है, नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। देन कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ये रूट के साथ खा रही हूँ। एंड ये सुनते ही ड्यूकियल्स ब्लश करने लगते हैं और कहते हैं, मुझे ये जानकर खुशी हुई। एंड मन में कहते हैं, आई गेस कि मुझे जितनी भी मछलियाँ हैं उन सभी को बाहर निकाल फेंकना होगा। देन तभी स्टोर ओनर उनकी तरफ देखते हुए चिल्लाता है, हे ब्यूटीफुल कपल, इधर देखो, ये निशानेबाजी खेल का एक राउंड कैसा रहेगा? देन इवान रीड करती है, अगर हमने टारगेट को हिट किया तो हमें गिफ्ट मिलेगा। एंड ड्यूकियल्स दुकानदार की बातें याद करके ब्लश किए जा रहे थे। उसने हमें कपल कहा। देन तभी इवान का ध्यान एक टेडी बियर पे जाता है एंड ड्यूक की तरफ देखते हुए कहती है, रूड, तुम तीरंदाजी में काफ़ी अच्छे हो, है ना? देन दिखाया जाता है ड्यूकियल्स तीरंदाजी कर रहे थे और एक एक करके सभी बॉल्स को हिट कर देते हैं और बेचारा शॉप ओनर सदमे में चला जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से कंगाल हो गया था। देन इवान उसकी सिचुएशन को समझते हुए सिर्फ टेडी बियर लेके चली जाती है। देन हमें दिखाया जाता है ड्यूक और इवान एक साइड बैठकर बातें कर रहे थे। इवान कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम तीरंदाजी में इतने अच्छे हो। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील हुआ क्योंकि इवान मेरे साथ थी। देन इवान कहती है, रूड, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ दे सकता था। देन इवान कहती है, नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है मेरे लिए क्योंकि ये रोड के साथ बिताए हुए यादों से जुड़ा है। एंड ड्यूकियल्स कहते हैं, इवान। देन तभी इवान कहती है, और जो तुमने मुझसे पहले कहा उसके बारे में मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ। मेरे अंदर मछली पकड़ने के लिए तालाब जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर हुआ भी तो उसमें सिर्फ एक ही पर्सन एंटर कर सकता है और मैं वास्तव में सबसे अधिक मिलनसार पर्सन नहीं हूँ। एंड ड्यूकियल्स ये सुनकर सेटिस्फाई होते हैं एंड कहते हैं, आई एम सॉरी इस अजीब मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। देन इवान कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी आश्चर्य की बात थी कि रूड इस तरीके से सोच सकता है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, लेकिन मैं अगर गहनता से सोचूं तो इवान कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगी। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि इवान मुझे अटेंशन नहीं दे रही थी, तो मैंने खुद को बहलाने के लिए एक ऐसा कारण खोज लिया। अगर इवान मुझे रिजेक्ट करती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इजीली गिव अप कर पाऊँगा और मुझे इससे डर लगता है। सो प्लीज़ इवान, मुझे इस नर्क में ज़्यादा देर तक मत छोड़ना। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान मन में कहती है, मैं उसके बारे में कितना कैजुअली सोच रही थी, लेकिन आज मैंने उसका दूसरा साइड देखा। ऐसा लग रहा है कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी है।
और शायद ऐसा सिचुएशन बने जिसमें इस बॉडी को असली इवान को वापस लौटाना पड़े। तो क्या मैं अपनी वर्तमान ज़िंदगी को पीछे छोड़ सकती हूँ? मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा है। मैं डरती हूँ कि मैं उसे खो दूँगी जो मेरे बारे में इतनी चिंता करता है, और वो फैमिली जो मुझे नसीब से मिले हैं। और इसकी वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा। उन लोगों के लिए मुझे ऐसा करना होगा। एंड रीड करती है जुलाई 27 ईयर 794। एक ब्यूटीफुल बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी नोबल्स कपल डांस कर रहे थे एंड इवान क्राउन प्रिंस को किसी और लेडी के साथ बात करते हुए देखती है और दुखी होकर मन में कहती है, चलो ये सब अब ख़त्म करते हैं, ये थकाऊ एक तरफा प्यार। चलो उन फैमिली से नाता तोड़ लिया जाए जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे मैं उनकी खुद की डॉटर नहीं हूँ। और ये निर्दय समाज और मैजिक सर्कल के साथ उसके बाद मैं बहुत दूर चली जाऊँगी और एक नई शुरुआत करूँगी, यहाँ से कहीं बहुत दूर। जब मैं अपने विचारों में खोई थी और आगे बढ़ रही थी तब मुझे एक अजीब सी इमारत नज़र आई, एक ग्लास ग्रीन हाउस। इम्प्रेस जिन लोगों को फेवर करती है उन्हीं को अंदर आने की अनुमति देती है। बस एक और आखिरी बार, क्या मैं इसे देख नहीं सकती? यदि उस समय मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया होता तो मैं ऐसी स्थिति में कभी पहुंची ही नहीं होती। मुझ जैसी पर्सन जो क्राउन प्रिंस के अटेंशन पाने के लिए व्याकुल रहती, ये ग्रीन हाउस मेरे लिए एक डिज़ायर ऑब्जेक्ट था। ये प्लेस जिसका ख्याल पर्सनली हर मैजेस्टी द्वारा रखा जाता है। कहा जाता है कि उनका रिलेशन हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस के साथ काफ़ी अच्छा है। हर मैजेस्टी अक्सर यहाँ नोबल्स लेडी के साथ अपना कीमती समय बिताती। इस प्रकार ये ग्रीन हाउस एक ऐसा प्लेस था जिसने मुझे उम्मीद दी कि मैं हिज हाइनेस के साथ एक करीबी रिश्ता बना सकती हूँ। बेशक वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जिसके लिए मैं बहुत ही उत्सुक थी। लेकिन अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ। मैंने ऐसा जीवन जिया जहाँ पर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा सका, ना ही क्राउन प्रिंस के द्वारा और ना ही किसी और के। एंड खुद से कहती है, बहुत हुआ, मैं अब सब कुछ भूल जाऊंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। और जैसे ही मुझे लगा कि मैं काफ़ी अंदर आ गई हूँ तो फिर मैं जाने के लिए मुड़ी। तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि प्लान कहाँ तक आगे बढ़ा है। देन एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, लगभग हो गया है, इस बार वो युद्ध में भाग लेगा। और ये आवाज़ हर मैजेस्टी की थी और कुछ लोगों की। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनके परमिशन के बगैर इस प्लेस में एंटर की हूँ तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हूँ। और जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, प्रिंस एड्रियन मर जाएगा। वो शब्द ने मुझे झकझोर कर दिया। मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। मेरी साहसिक जिज्ञासा और चिंता ने मेरे कदमों को ग्रीन हाउस की गहराई की ओर खींच लिया। थोड़ी देर बाद इवान डरते हुए भागती है और मन में कहती है, इम्प्रेस अपना दिमाग खो चुकी है। सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नहीं, सभी लोगों की जान खतरे में है। जब मैं भाग रही थी तो इम्प्रेस ने मुझे अभिशाप दे दिया। एंड इम्प्रेस कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रीन हाउस में घुसने की? तुम किस तरीके की रैट हो? क्या हम इसकी पुष्टि करें? इवान बताती है, मेरी आत्मा में समाई अभिशाप असहनीय पीड़ा लेकर आई और उस तकलीफ के साथ मैं किसी तरह वापस स्टेट तक पहुंचने में सफल रही। मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैं वापस कैसे आई। मुझे किसी को तो बताना होगा जो मैंने सुना है। नहीं, उससे पहले मुझे अपने अभिशाप को तोड़ना है। मुझे फादर और बारिन की हेल्प लेनी चाहिए। देन तभी इवान उनकी बातें सुनती है। ड्यूक कहते हैं, इवान कहाँ है? देन बारिन कहता है, वो बैंक्वेट के बीच में ही गायब हो गई। देन कहते हैं, खैर कम से कम उसने कोई ट्रबल तो क्रिएट नहीं किया। शायद वो कहीं ट्रबल क्रिएट करती होगी। उसे अकेला छोड़ दो, वो जल्द ही इन सभी चीज़ों से थक जाएगी। कैसी मूर्ख बच्ची है।
एंड इवान बताती है, इस कर्ज का मेरे ऊपर कुछ समय के लिए प्रभाव पड़ा। मैं पहले से ही जानती थी कि वे मुझे अपनी फैमिली नहीं मानते, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी कि मैं उनसे उम्मीद कर रही थी। मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगी बिना किसी के हेल्प से। 3 अप्रैल ईयर 796, लगभग 2 साल हो चुके हैं इस कर्ज को मिले हुए। हालांकि मैजिक भूलने की बीमारी का दुष्परिणाम सामने आ चुका है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस अभिशाप पर रिसर्च करने में खर्च कर दी, इसलिए इसका इलाज असंभव लगता है। इससे पहले कि मेरी सारी मैजिक खत्म हो जाए, मुझे अभिशाप को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। 22 अप्रैल ईयर 796 को क्राउन प्रिंस जब युद्ध से वापस लौटे तो वह अपने साथ मेयर किंगडम की नाजायज प्रिंसेस को ले आए। यदि वो इम्प्रेस की उस भयानक प्लान का हिस्सा है जो मैंने उस समय सुना, शायद अब उसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। 30 मई ईयर 796, मुझे इस अभिशाप को पूरी तरीके से तोड़ने का रास्ता मिल गया। ये तरीका निश्चित रूप से काम करेगा, लेकिन रिस्क काफ़ी हाई है। एक छोटी सी गलती भी मेरी आत्मा को चकनाचूर कर सकती है। ये काफ़ी डेंजरस मेथड है, लेकिन यदि मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी तो मैं अवश्य ही मारी जाऊँगी। 9 जून ईयर 796, मैं रेडी हूँ अपने अभिशाप को तोड़ने के लिए। जो परिणाम है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यह थोड़ा दुखद है। यदि मेरी आत्मा लुप्त हो जाए तो कोई भी मेरे लिए शोक नहीं करेगा। नहीं, मैं सफल हो जाऊंगी। मैं अभिशाप को तोड़ने में सफल हो जाऊंगी और गर्व से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस डायरी में मेरी लिखावट ये मेरी अंतिम लिखावट ना हो। एंड ये रीड करते ही इवान के हाथों से वो डायरी गिर जाता है एंड वो रोने लगती है और मन में कहती है, तो फिर ये आखिरी पेज था। तुम डेस्परेटली जीना चाहती थी, नो मैटर कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तुमने कभी हार नहीं मानी और अंत में तुम ऐसे ही गायब हो गई। मैं नया जीवन जी रही हूँ जिसे तुम बहुत ही उत्सुकता से चाहती थी। एंड काफ़ी ज़ोरों से रोने लगती है एंड कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पछतावा है।